किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, एनयूटी के क्वेश्चंस हो गए या किसी भी मैथ्स के टॉपिक या साइंस के टॉपिक्स में आपको दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने लॉगरिदम्स या एंटी लॉगरिदम्स की बात की है। लॉग टेबल से कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको वो नहीं आता कि लॉग टेबल से कैसे वैल्यूज़ निकालनी है और एंटी लॉग से कैसे निकालनी है, ठीक है, तो उसका आप वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है किसी भी सेगमेंट में, ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनयूटी के ऊपर, ठीक है। ये नया टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा पहले मैं कि एनयूटी होता क्या है, ठीक है। आप डे टू डे लाइफ में देखोगे कुछ लोग पॉलिसीज़ लेते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, है ना, टर्म टर्म प्लान ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ हो गई, लोन्स लेते हैं, ठीक है। इनको लोन लेकर या पॉलिसीज़ जो ये पे करते हैं, हम पेमेंट इसकी जो पे करते हैं वो आप देखते हो कि भी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम पे करते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसे हम पे कर रहे हैं, ओके। जैसे पॉलिसी, मेरे पास अलग अलग पॉलिसी हैं। एक मेरी जो पॉलिसी है वो मैं पे करता हूँ ईयरली, एनुअली, ठीक है। एक और पॉलिसी है जिसको मैं हाफ ईयरली पे करता हूँ, ठीक है, एलआईसी की है, ओके। तो एक और पॉलिसी है मेरे पास जो मैं क्वार्टरली पे कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी 3 पॉलिसीज़ हैं जो मैं टैक्स बचाने के, वो क्या कहते हैं ना, रिबेट लेने के चक्कर में ये मैंने पॉलिसीज़ की हुई हैं, ठीक है। 80D 80C के अंदर जो आती है ना, तो वो आगे जाके आप टैक्सेशन में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ, मतलब पॉलिसीज़ की जो पेमेंट्स है एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। या लोन जब हम लेते हैं, ठीक है, किसी का लोन, जैसे कार का लोन ले लिया, बाइक का लोन ले लिया, ठीक है। आजकल तो शादी का भी लोन आता है, ठीक है। तो जो भी लोन लिया आपने, उसको आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो, जिसे हम बोलते हैं ईएमआई, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है, यही तो एन्युटी कहते हैं, इसी इसी को तो हम एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। एन्युटी जो हमारा वर्ड है वो डेराइव्ड हुआ है वर्ड एनुअल से, ठीक है, मतलब ईयरली से। बट अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो मंथली, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कह लो या क्वार्टरली कह लो, ठीक है, इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली। ईयरली तो चलो था ही, है ना। तो मतलब कोई भी पेमेंट को अगर आप इक्वल पीरियोडिक इवेंट्स में पे कर रहे हो, है ना, इक्वल पीरियोडिक इवेंट्स में पे कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं एन्युटी। अगर वो पीरियड आपका मंथ है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ईएमआई। ये ज़्यादा फेमस वर्ड है, ईएमआई, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो एन्युटी का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपकी जो भी पेमेंट आप पे कर रहे हो, जो भी लोन लिया था उसको रीपे कर रहे हो या फिर किसी पॉलिसी के लिए पे कर रहे हो, तो वो इक्वल पेमेंट कर रहे हो आप, इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम में, ओके। तो हम यहाँ पर कुछ टर्म्स अब सीखेंगे। पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। और पीरियोडिक पेमेंट वो होती है जो आप पेमेंट कर रहे हो एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जा रही है। सपोज करो आप हर एक महीने 786 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है, हर एक महीने पर मंथ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक पेमेंट, जो इक्वल अमाउंट जो जा रही है हर एक मंथ। और जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, पेमेंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट पीरियड क्या है, जो इक्वल इंटरवल्स है उसे हम पेमेंट पीरियड कह देते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट पीरियड क्या है, 1 मंथ, ठीक है। और कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे तुम लगा लो कि 13,847 रुपीज़
आप हाफ ईयरली पे कर रहे हो LIC को, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या बन गई आपकी पीरियोडिक पेमेंट बन गई, जो इक्वल रहेगी हर एक 6 महीने बाद, ठीक है। और पेमेंट पीरियड क्या हो गया यहाँ पर पेमेंट पीरियड हो गया 6 मंथ्स, ओके। और भी कोई बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप डेली लाइफ में से ले सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं अब हम। टर्म, टर्म क्या होता है, ठीक है। टर्म प्लान लेना मतलब कितने टाइम के लिए आपने लिया प्लान, टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कहते हैं ना 15 ईयर्स की पॉलिसी है या 10 ईयर्स की पॉलिसी है, ओके। तो ये सारी क्या चीज़ें होते हैं, या कम से कम 3 ईयर्स की पॉलिसी है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये टर्म्स है, ठीक है। इतने टर्म के लिए आपकी जो पॉलिसी है वो बंध चुकी है, उसे हम कहते हैं टर्म। सपोज करो आपने 2020, ठीक है, में लाइक सितंबर 2020 में आपने एक पॉलिसी स्टार्ट की, ओके। तो और वो पॉलिसी आपने 18 ईयर्स के लिए ली है, कि जब आप 18 साल के हो गए, मतलब एक फादर ने अपने बच्चे के लिए लिया है कि अभी न्यूली बॉर्न है, एंड आफ्टर 18 ईयर्स जब वो मेच्योर होगी तो उसकी स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए, लाइक कॉलेज लाइफ के लिए वो काम आ जाएगी। तो 18 ईयर्स का इसने टर्म प्लान ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, 18 ईयर्स की पॉलिसी ले ली, ठीक है। तो 18 ईयर्स यहाँ पर क्या है, टर्म, ओके। एंड कब खत्म होगा, मतलब 2020 में शुरू हुआ और 18 ऐड करोगे तो कितना बन गया। उसका रीज़न क्या है, हम जब भी कोई प्लान लेते हैं तो पेमेंट देकर शुरू करते हैं प्लान को। तो अगर सितंबर 2020 में उसने पहली पेमेंट की है, ठीक है, तो 18th पेमेंट जो होगी 2037 में होगी, ओके। करके देख लीजिएगा। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होती है, जब हमने कोई भी पेमेंट करनी शुरू की है ना, तो वो पूरी की पूरी आपने जब ख़त्म की है तो आपने टोटल एक्चुअल में अमाउंट कितना पे किया, ठीक है। अगर आपने 5 लाख का सपोज कीजिए लोन ले लिया बैंक से, ठीक है, और जब आपने रिटर्न किया तो डेफिनेटली वो 5 लाख नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट लगता है, और आपने एक्चुअल में कितना अमाउंट लिया था वो तो 5 लाख है, बट एक्चुअल में वापस कितना हुआ है, ठीक है, वो सम इट विल बी मोर देन 5 लैक्स, मतलब कि कुछ भी हो सकता है वो 6 लाख, सपोज करो 36,000 है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। बेशक लोन की बात करें, या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि कोई पॉलिसी है, पॉलिसी में आपने हर एक साल कुछ मतलब 30,000 पे करते रहे, लगातार पे करते रहे, 15 सालों के लिए पे किया आपने, 15 सालों के लिए आपने कितना 30,000 पे किया, ठीक है। सो अमाउंट आपकी कितनी बन गई, 5, 4.5 लाख रुपए बन गई। बट जब आपको 15 साल के बाद पेमेंट रिसीव हुई है, वो आपको लगभग सपोज करो 10 लाख रिसीव हो गई, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आपको रिसीव होगी, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू, या फिर हम अमाउंट कहेंगे, ओके। एंड इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म होता है, प्रेजेंट वैल्यू, PV। प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं, बेसिकली अभी आप मिड में हो, सपोज करो आपकी पॉलिसी चलनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 15 ईयर्स तक, आपने टर्म 15 ईयर का टर्म है और प्लान लिया हुआ है आपने 15 ईयर्स का। तो आप कहीं पे यहाँ पर बीच में आफ्टर आप चेक करना चाहते हो 5 ईयर्स, ठीक है, मतलब 5 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हो, ठीक है, या आप अपनी पॉलिसी को तोड़ना चाहते हो ड्यू टू सम एनी XYZ रीजंस, तो कोई इमरजेंसी पड़ गई तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं,
प्रेजेंट वैल्यू, हाँ कभी कभी कभार क्या होता है यहाँ पर आपको पेनल्टीज भी पड़ जाती है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे अभी। प्रेजेंट वैल्यू जो है किसी भी साल में जो भी उस आपने पेमेंट्स की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है क्या बन रही है। ठीक है, तो ये होती है प्रेजेंट। एक होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू भी होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली हम यूज करते हैं बिजनेसेस के लिए। वो कैसे होता है, आपका कभी कभी क्या होता है, ये एक बिजनेस है आपने सेट किया, ठीक है, और इस बिजनेस में आपका कई जगह से पैसा आ रहा है, ये कैश का इनफ्लो आ रहा है आपका। ठीक है, ये कैश का इनफ्लो है कुछ इस तरह से, और आपका जो कैश का कुछ आउटफ्लो भी होगा, कैश आउटफ्लो भी होगा। ठीक है, ठीक है, आउटफ्लो भी होगा। आउटफ्लो में मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे आप सैलरीज दे रहे हो, या फिर एक बिल्डिंग आपने ली है ना, उसका किराया हो गया, ठीक है, उसका बिजली का खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और कैश इनफ्लो का मतलब आपने कोई सेल की है, उसमें से आपको क्या कहते हैं, कैश मिल रहा है, या किसी ने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में तो वहाँ से आपको कैश इनफ्लो आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, उन इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, इस तरह से लिख लेता हूँ, कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी। तो अगर टाइप्स ऑफ एन्युटी की बात करें तो वो उसको भी दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टर्म, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एन्युटी जो है हम दो बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टर्म में अगर हम कहें, सबसे पहला आता है एन्युटी सर्टेन। इसका मतलब क्या होता है, सर्टेन है, हम सर्टेन है किस चीज़ को लेके, इसका स्टार्ट एंड 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 डेट को लेके हमें सर्टेन है कि भी हमने ये स्टार्ट किया इस डेट से और एंड इस डेट पे होगा। मैंने आज लोन लिया, तो वो जो लोन है, मतलब मेरा जो लोन है 21 अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, 21 अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, और वो जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा 21 अक्टूबर 2021 में ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट और एंड डेट हमारे पास पहले से सर्टेन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी सर्टेन। तो इसमें सेकंड आ जाता है कंटिंजेंट एन्युटी, जो हमारा सर्टेन का उल्टा अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी होती है इसकी। सपोज करो आपने कोई पॉलिसी परचेज की है, ठीक है, एंड किसी पिता ने अपनी बेटी के लिए पॉलिसी परचेज की है, ठीक है, और वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी शादी ना हो जाए। तीसरी टाइप की एन्युटी जो आ जाती है वो है परपेचुअल एन्युटी। ये कौन सी एन्युटी होती है, ये इस तरह की एन्युटी होती है जो एक बारी, उसकी जो स्टार्ट डेट तो हमें मालूम है, ठीक है, बट चलती कब तक है, ये इन्फिनिटी तक चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। परपेचुअल एन्युटी होती है जिसकी स्टार्ट डेट तो हमारे पास फिक्स है, बट वो चलती कब तक है,
वो इन्फिनिट तक चलती रहती है। अब परपेचुअल एन्युटी कैसी हो सकती है? जैसे कॉलेज एंडाउमेंट फंड्स होते हैं ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो स्कॉलरशिप्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो परपेचुअल एन्युटी में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट पे। जैसे महीने के स्टार्टिंग में आई है पेमेंट कर रहे हो आप, या महीने के एंड पे पेमेंट कर रहे हो, यही चीज़ें हो सकती है ना। तो इसके बेसिस पे हमारे पास तीन और एन्युटीज के नाम हैं। जैसे कि पहली है रेगुलर और ऑर्डिनरी एन्युटी। ये कौन सी एन्युटी होती है? जिसमें आप बाय द एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहे हो, या फिर एंड ऑफ द पीरियड की, अगर हम पर्टिकुलरली एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो हो सकता है आपका एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या है? ऑपोजिट ऑफ रेगुलर, मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, हाँ कह सकते हो। एंड ऑफ द मंथ में, इसमें बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हो रही है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ में तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा इजी लगता है, बट यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पीरियड कुछ भी हो सकता है, साल का पीरियड हो सकता है, 6 महीने का पीरियड हो सकता है। तो बिगिनिंग में अगर आप कर रहे हो पेमेंट तो उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो बिगिनिंग में ही पहले ही पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एन्युटी ड्यू होता है। और अगर रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर बात करें, आपका होम लोन हो गया, ठीक है, कार लोन हो गया, तो ये आपका क्या चलता है? ये बेसिकली रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी होती है इन जनरल। ठीक है, तो ये आपके मंथ के एंड में जाके पैसे कटते हैं इसके। ओके, तीसरा आ जाता है हमारे पास डेफर्ड एन्युटी। अब डेफर्ड एन्युटी का बेसिकली ऐसा ये मतलब नहीं है कभी भी हम पेमेंट कर सके। ठीक है, बट हाँ डेफर्ड एन्युटी का मतलब ये जरूर है कि आपकी जो पेमेंट है वो डिले हो जाती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते होंगे ना, तो उसमें आपको कहते होंगे कि आपको 45 डेज तक कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, डिले कर देते हैं, वो किसी पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिले कर देते हैं। ठीक है, कि आपको पेमेंट नहीं करनी, उसके बाद आपकी जो है जो इंस्टॉलमेंट्स हैं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सपोज करो आपको 5,20,000 का लोन दे रहे हैं वो लोग, कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लोन दिया जा रहा है, आपने बहुत अच्छे से अपना अकाउंट को मेंटेन किया हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो जो बेसिकली क्रेडिट कार्ड के ऊपर देते हैं, उसका अगर आप देखोगे तो वो जो उस आपको रीपेमेंट करनी होती है वो 45 का पीरियड लेते होते हैं। कुछ कुछ बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी मतलब आपको वो थोड़ा सा टाइम डिले के बाद फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो शुरू करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड एन्युटी। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ एन्युटीज। अब हम करते हैं एक्चुअल में, ये तो थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट हो गया ना, अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो अब हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला, एन्युटी का फॉर्मूला क्या होगा, और उसके बेसिस पे अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए रेगुलर एन्युटी, ये कैसे ढूंढना है आपको, है ना, कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, टाइम लाइन सॉरी। टाइम लाइन में मैंने यहाँ पर 0, 1, ठीक है, इस तरह से टाइम लाइन बन गई आपकी। ये मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ, ये मत समझना 4 के बाद 18 ही आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब है। अब यहाँ से देखना शुरू करो, मैंने जो लास्ट पेमेंट की, मैंने 20th ईयर में जो लास्ट पेमेंट की है, कुछ भी, ठीक है, यहाँ आप लोन लेके चल रहे हो, तो ये जो मैंने अगर लास्ट पेमेंट की है यहाँ पर, सपोज करो ₹X है, ठीक है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इस पे 0 इंटरेस्ट है। ओके, बट उससे 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो जो पेमेंट थी उसमें आपके पास 1 प्लस, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज आर परसेंट। ठीक है, आर अपॉन 100, दैट इज आपका ये पीछे से चल रहे हैं हम 1 साल पहले, तो उसमें आपकी जो आपने जो पेमेंट की है ना, उसमें क्या था, इंटरेस्ट भी था। उससे पीछे और चले तो इस वाले में 18th वाले में अगर आप देखोगे तो x 1 + r/100 रेज टू द पावर 2 2 साल का आ गया। इसी तरह से आप जब चलते रहोगे, यहाँ पर जो पेमेंट आएगी इसमें जो इंटरेस्ट होगा 1 + r/100 रेज टू द पावर क्या होगा 20 - 4 दैट इज 16। ठीक है, 3 पे क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 रेज टू द पावर 17। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ब्रैकेट में वाली जो चीज़ है वो क्या है, वो आपका कुछ नहीं, इंटरेस्ट ही तो है और क्या है। ठीक है, 1 + r/100 और यहाँ पर आ गया 18, और यहाँ पर क्या आ गया x मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 होल टू द पावर 19। ओके, तो इस तरह से ये x से लेके x मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 रेज़ टू 19। अब 0 पे क्यों नहीं लिखा आप सोच रहे होगे। ठीक है, हम पूरा का पूरा 0 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब शुरुआत कर रहे हैं ना, तो जब लोन देने की शुरुआत की हमने, तो रेगुलर एन्यूटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी सोचो ना, यहाँ पर हमने क्या बात की है, रेगुलर एन्यूटी। रेगुलर एन्यूटी में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट कोई नहीं हो रही, पेमेंट हमने एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पे करना शुरू किया था, 1 साल गुजरने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक चलेगा। तो ये चीज़ समझे लगी है, तो ये भी आप कभी कभी सुनने को मिलता होगा कि भी आप लोन लेते हो बैंक से, तो वो आपको कहते हैं कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे है। उसका मतलब यही होता है कि हर एक साल आपका जो इंटरेस्ट है कम होता जा रहा है। बेशक होम लोन लो, कार लोन लो, है ना, तो आपको वो ये चीज़ बोलते हैं कि रिड्यूसिंग पे है। तो इसका मतलब यही है कि हर एक साल आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। ओके, आप जो भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उसमें कुछ अमाउंट तो आपकी प्रिंसिपल होती है और बाकी जो है इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पहले कुछ सालों में तो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आपका जो है प्रिंसिपल बढ़ जाती है, इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। अब इन सबको मिलाकर ये जितने भी आए हैं, मैंने 20 साल का इसलिए लिया कि थोड़ा सा क्लैरिटी आए, एन फिर हम जनरल टर्म एन के लिए करेंगे, कन्फ्यूज़न ना हो तो क्या है। अब ये जो मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, कुछ नहीं है वो, डेट इज इक्वल टू इन सब का सम। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स, एक्स प्लस एक्स टाइम्स 1 + r/100 होल रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1 + r/100 होल रेज टू द पावर 2। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जा रहे हो, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 रेज टू द पावर 19। अगर 20 साल थे तो आप, मैं पहले वाले को भी चेंज कर देता हूँ, चलो यहाँ से पहले वाले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाय 1 + r/100 होल रेज टू द पावर 0, फिर 1, 0 का मतलब क्या है, रेज पर 0 इज नथिंग बट 1, एनीथिंग रेज पर 0 इज नथिंग बट 1। हाँ, 0 रेज पर 0 इज नॉट डिफाइंड, बट उसके अलावा अगर हम कुछ भी लें, एनीथिंग रेज पर 0 तो 1 के बराबर है। तो मतलब ये आपके पास 20 टर्म्स आ चुकी हैं, 0 से लेके 19 तक आपके पास 20 टर्म्स आ गई, या आप कह लो 20 आपकी क्या बन गई, इंस्टॉलमेंट्स बन गई हैं। ठीक है, तो ये 20 के लिए था, है ना। अगर यही चीज हम n के लिए लेते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ 20 मैं ले रहा हूं n टर्म्स ले रहा हूं। ठीक है, तो
क्या होगा, 0 से लेके जो लास्ट टर्म होगी, ये वाली जो चीज़ होगी, डेट विल बी इक्वल टू n-1। ओके, कुछ इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, r/100 को हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट इट बी i। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लिया, आप m ले लो, n ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो आपका जो अब फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट कह लो, क्या बन जाएगी, डेट इज x टाइम्स 1 प्लस i रेज टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस, ओके यहाँ पर x लिखाना भूल गया, x times 1 plus I raised to the power 1 plus x times 1 plus I raised to the power 2 and so on till x times 1 plus I whole raised to the power 19। ओके, तो अब देखा जाए, ये जो है ये आपकी जीपी की सीरीज बनती है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं किया हुआ तो मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो आप। ठीक है, उस पर मैंने अच्छा खासा एक अच्छा ट्यूटोरियल दिया गया, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक, अगर कोई भी सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप, और उसका सम आपको ढूंढना है, तो आप इस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हो, एस एन इक्वल्स टू ए टाइम्स आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर ए क्या है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, आर क्या होता है, आर होता है हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है, जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रही है हर एक टर्म। जैसे देखा जाए, ये अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, पहले तो हमें इसमें से x कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद हमें नज़र आएगा। देखो ये बन गया 1 प्लस आई होल रेस्ट पर 0 प्लस 1 प्लस आई होल रेस्ट पर 1 प्लस 1 प्लस आई होल रेस्ट पर 2, सॉरी, ऐसे करते करते लास्ट वाली टर्म बन गई 1 प्लस आई होल रेस्ट पर 19। मतलब जो हर एक टर्म है 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो रही है। या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, कोई भी ले लो, तब भी आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, तो हम वो यूज करेंगे। ए क्या है यहाँ पर ए है आपके पास, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल रेज टू द पावर 0, एंड एनीथिंग रेज पावर 0 इज क्या होता है, 1, एक्सेप्ट 0 रेज पावर 0, डेट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें डाल के, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज x टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, ब्रैकेट में रख लेते हैं चलो, कि इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 1 टाइम, तो यहाँ पर क्या है, r रेस्ट पर n, मतलब 1 प्लस आई होल रेस्ट टू द पावर 20। देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 20 है, बेशक 19 तक जा रहा है पर 0 से तो शुरू हो रहा है, तो 0 से 19 आपके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या टर्म्स कितनी बन रही है, 20 बन रही है। ठीक है, माइनस 1, ठीक है, अपॉन आर मतलब 1 प्लस आई माइनस 1। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स टाइम्स 1 प्लस आई होल रेस्ट पर 20 माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, कुछ इस तरह से। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू मत भूल जाना, डेट इज आर अपॉन 100। और बार बार आर अपॉन 100 लिखने में दिक्कत आ रही थी तो हमने उसको छोटा फॉर्म कर दिया आई, और कुछ नहीं। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा, इसमें ये तो 20 इंस्टॉलमेंट्स का आ गया। अगर हम इन जनरल बनाना चाहें n इंस्टॉलमेंट्स के लिए, तो x टाइम्स 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है n इंस्टॉलमेंट्स का। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको सपोज करो x गिवन है, डेट इज ₹5000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, डेट इज इक्वल टू 10%। 10% का मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 10 अपॉन 100, डेट इज इक्वल टू 0.1, एंड फॉर 3 years मतलब एन की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 3। ठीक है, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको फ्यूचर वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है,
एन्यूटी की जो अमाउंट है वो क्या होगा। तो ए ढूंढना है आपको। तो ए क्या हो जाता है, डेट इज एक्स टाइम्स मतलब 5000 टाइम्स 1 प्लस आई मीन्स 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर एन कितना है 3 माइनस 1 अपॉन 0.1। ओके, इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। अब तो सॉल्विंग ही रह गई है आपकी, और तो कुछ नहीं है। तो इट कम्स आउट टू बी लाइक 5000। अच्छा, ये जो 0.1 है ऊपर जाके एक और ज़ीरो लगा देगा, 50,000 बन जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1.1 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, बेशक ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो, या फिर 11 का अगर क्यूब मालूम है तो इजीली आपके पास आ जाएगा 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1331। ठीक है, 3 पॉइंट लग गए तो इधर आ गया -1। तो डेट कम्स आउट टू बी 500000 टाइम्स 0.331। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 16। और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ गया 3 0, तो इसके पॉइंट से ख़त्म होगी और ये ज़ीरो लग गई, ये रहा। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर जो इसकी जो फाइनल अमाउंट है, मतलब फ्यूचर वैल्यू है, वो कितनी है 16,550 रुपीज़। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ बैंक पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो आपको आर दिया गया है 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया गया है। ठीक है, ओके। व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, इक्वल अमाउंट्स मतलब आपको जो ढूंढना है वो क्या है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। एक्स क्या है, आपके पास पीरियोडिक पेमेंट है, जो इक्वल अमाउंट वाली चीज़ है ना। हाउ एट द एंड ऑफ हाफ ईयर फॉर 1.5 years, जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है डेट इज इक्वल टू 1.5 years। ओके, अभी इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे इन चीज़ों को। टू गेट एन अमाउंट ऑफ ₹2000 एट द एंड ऑफ 18 months। 1.5 years बेसिकली 18 months ही होता है ना। तो उसने फ्यूचर वैल्यू भी बताई गई है कि भी फ्यूचर वैल्यू किया है डेट इज 2000। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाफ ईयरली है, और जब भी हाफ ईयरली आता है या 3 मंथली आ जाए, ठीक है, चीज़ों को पहले उस मल्टीप्लायर को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मल्टीप्लायर या ऑपरेटर जो भी आप नाम देना चाहते हो क्या है। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, आप ऑपरेटर ले लो हाफ ईयरली, तो यहाँ पर ऑपरेटर है 1/2। अब ऑपरेटर को थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर सपोज करो 3 मंथली होता तो ऑपरेटर क्या होता, तो ऑपरेटर आपका होता 3/12 डेट इज इक्वल टू 1/4। अगर 4 मंथली होता तो आपका ऑपरेटर क्या होता, डेट इज इक्वल टू 4/12 डेट इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 ऑपरेटर होता। इसी तरह से अगर 8 मंथली होता तो ऑपरेटर क्या है आपका, डेट इज इक्वल टू 8/12 और 2/3। मतलब ये आपके ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेटर है। ओके, इस केस में ऑपरेटर क्या है, डेट इज हाफ। ओके, तो लेट मी इरेज रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब ऑपरेटर का मकसद क्या है, ऑपरेटर का मकसद है जो भी आपके पास ऑपरेटर आया है उसको सीधे सीधे आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपके पास टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको भी मल्टीप्लाई करना है पर उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ये जो ऑपरेटर है उसको उल्टा कर देना है, मतलब 1/2 है तो 2/1 करके इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। ओके, तो आपके पास उसके बाद आपने नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, ये चीज़ समझने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, डेट इज इक्वल टू R/100। अब यहाँ पर क्या है 8/100 तो आना था, क्योंकि हमने हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 4/100। ओके, डेट कम्स आउट टू बी 0.04। ओके, इस तरह से। अच्छा, एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू आएगी आपके पास जो भी टाइम पीरियड है। यहाँ पर देखो टाइम पीरियड क्या है, डेट इज, ये टाइम पीरियड है आपके पास डेट इज 3/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया,
तो ये जो 3/2 है आपने इसमें डाल देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। तो आपके पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ गई, 3 इंस्टॉलमेंट्स आ गई है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, अब आपको फॉर्मूले में डाल देना है। फॉर्मूला क्या कहता है, a इक्वल्स x टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह आएगा आपके पास 2000। x तो हमें कैलकुलेट करना है, और 1 प्लस 0.04 होल रेज टू द पावर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 0.04। ओके, अब बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ही रह गया आपके पास। ठीक है सर, उसी में तो दिक्कत आती है ना। 0.04 इक्वल्स, ठीक है, x टाइम्स ये बन जाएगा 1.04 क्यूब माइनस 1। ठीक है, एंड इसकी बाद वाली जो कैलकुलेशन जो करनी है उसको समझ लो, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ये वाली जो वैल्यू है काफ़ी बड़ी आ जाएगी आपके पास, ये मतलब कैलकुलेटिव है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। इससे बचने के लिए हम लॉग का सहारा लेते हैं, और जैसे मैं करने वाला हूँ उसको आप एक बारी देख लीजिए और उसको मतलब इसी तरह से फॉलो करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। समहाउ अगर मैं वैदिक मैथ भी लगाता हूँ यहाँ पे, तब भी इसका मेरे पास 104 का क्यूब निकालना हो तो 11248 एंड 64। ठीक है, और पॉइंट आपका इधर लग जाएगा कुछ इस तरह से। सो वो फिर भी आ जाएगा, बट स्टिल 1 भी निकल गया तो 0.124864 से डिवाइड करना है, इट विल बी वे टू हेक्टिक। ठीक है, तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं होंगे, आपके हाथ में क्या होगा, लॉग टेबल्स होंगे, तो लॉग टेबल से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है, ये जो है आपके पास 1.04 का क्यूब, इसको आपने एक कोई और वेरिएबल ले लेना है, कोई भी अपने मनपसंदीदार ले ले, जैसे मैंने ले लिया b। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग 1.04 क्यूब इक्वल्स टू लॉग b। ठीक है, तो ये बन गया 3 log 1.04 इक्वल्स टू लॉग ऑफ b, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 3 टाइम्स लॉग ऑफ 1.04 मतलब 10 के अगेंस्ट मुझे फोर्थ देखना है, तो डेट कम्स आउट टू बी 0.0170 इक्वल्स टू लॉग बी। ओके, तो ये बन जाता है 0.0510 इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी। अब ये आपके पास लॉग बी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ लॉग बी इक्वल्स 0.0510, तो यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग से क्या होगा, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0510। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी, आप लॉग टेबल से देख सकते हो 1.125 आ जाएगा b की वैल्यू। मतलब b की वैल्यू क्या थी, डेट इज 1.4 रेज्ड पर 3। ठीक है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली निकाल लिया। देखो यहाँ पर मेरे पास बी 1.4 का क्यूब क्या आ रहा था, 0 इधर आ रहा था 1.124864, तो इसने अप्रॉक्सीमेटली कितना निकाल दिया 1.125। ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू तो आ ही चुकी है। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, 2000 multiplied by 0.04 that comes out to be 80 equals x times, ये बन गया 1.125 minus 1, 80 equals x times 0.125, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 0.125। अगर पॉइंट निकाल देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1000, 125 वन ज़ार 125 एट ज़ार,
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज ₹640। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये किस तरह से आंसर निकालना है ये आपको मैंने बता दिया। प्लीज़ वीडियो को पॉज करो। ये लॉग वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेशन को आपने इजी करना है, तो वो उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे अब हम कुछ और क्वेश्चंस, उससे और क्लैरिटी आपको आएगी। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्यूटी। तो हमें ए फाइंड करना है ऑफ ₹800 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ऑर्डिनरी एन्यूटी है फॉर 3 years, एन आपको दिया गया है 3 years। इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली आर दिया गया है, डेट इज इक्वल टू 8%। इससे पता चला कि हमारे पास आई जो है डेट इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, 8/100। ओके, और ये जो चीज़ है आपको दी गई है डेट इज़ नथिंग बट योर एक्स, एक्स इज इक्वल टू ₹800। तो हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है। ए का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देने हैं, और मतलब मेक इट अ हैबिट कि हमेशा हमें फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो 800 1 plus I means 1 plus 0.08 whole raised to power n means 3 minus 1 whole divided by, it comes out to be your 0.08। okay, तो ये पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे, तो it comes out to be 800, दो जीरोस लगी, डिवाइडेड बाय 8। वैसे 8 भी कैंसिल कर ही देता है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ गया 1.08 क्यूब माइनस 1। ठीक है, सो डेट कम्स आउट टू बी it is 10,000 multiplied by 1.08 क्यूब माइनस 1। अब 1.808 का क्यूब क्या है, कहाँ से निकालोगे आप? ठीक है, लॉग टेबल से निकालोगे। ओके, तो हम उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे हम 1.08 की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने b ले लिया, b इक्वल्स टू 1.08 क्यूब, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log b इक्वल्स, तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 log 1.08। ठीक है, सो डेट कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स 0.0334। ठीक है, log 1.08 का आपके पास वैल्यू आ गई। सो डेट कम्स आउट टू बी 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9 10। तो ये बन गया आपके पास 0.1002। ठीक है, अब हम एंटी लॉग लेते थे। एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1002, कुछ इस तरह से। ओके, सो डेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.260। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू क्या थी, 1.08 के क्यूब था, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आपके पास a आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10000 मल्टीप्लाइड बाय 1.260 माइनस 1। ठीक है, तो डेट बिकम्स योर 10,000 टाइम्स 0.260। ओके, तो यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा देते हैं, तो 1234 डेट कम्स आउट टू बी ₹2600। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेन यहाँ पर लॉग वाला थोड़ा सा होता है, लॉग वाली जो चीज़ है वो आपको समझानी चाहिए। लॉग और एंटी लॉग लेके हम रेज टू द पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी तो ईजी है। ठीक है, तो वो तो लॉग वाला भी ईजी है, बस थोड़ा सा आपको आदत की बात है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये थोड़ी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कभी कभी हमारे पास कोई पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 5 साल के लिए पे करते हैं या 10 साल के लिए पे करते हैं, 10 साल के लिए पे किया, और हमें जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं 15 साल बाद, मतलब 10 साल पे करने के बाद 5 साल बाद और। ठीक है, तो ऐसे को कैसे डील करना है? तो वैसे सोचने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन,
बेसिकली सिर्फ ट्रिकी सा है पार्ट। 3 साल के लिए, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड इन ए बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर, deposited in a bank at the end of each year for 3 years to get rupees 1 lakh at the end of 5 years। ठीक है, 5 साल बाद हमें अमाउंट मिलेगी कितनी, 1 लाख रुपए। ठीक है, बट हमें कितना पे करना है, हमें 3 साल पे करना है। ठीक है, तो वो जो 3 साल हमें पे करना है उसकी जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स जो जाएंगी वो कितनी होंगी, हमें ये पता करनी है। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया। ठीक है, तो पहले तो सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। मेरे पास टाइम लाइन है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट होना है। तो यहाँ पर कुछ तो आप डिपॉजिट कर रहे हो, यहाँ पर कुछ आपने डिपॉजिट किया, फिर आपने इधर डिपॉजिट किया, इधर फिर डिपॉजिट किया। यहाँ पर आपने डिपॉजिट करना मतलब 3 साल बाद डिपॉजिट करना बंद कर दिया। अब 3 साल के बाद क्या हुआ, जो भी आपके पास यहाँ पर अमाउंट आई है, एन्यूटी वाली अमाउंट, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 3 साल ही आपने पे किए। 3 साल के बाद जो भी आपके पास एन्यूटी वाली अमाउंट आई है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं ए। उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 2 साल का, ये वाला और ये वाला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इसके ऊपर 1+R/100 रेज़्ड टू पावर 2 लगेगा। तो जो आपके पास फाइनल फिगर आती है डेट इज इक्वल टू 1 लाख। तो वो जो फाइनल फिगर आती है वो 1 लाख के बराबर है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का लगने के बाद। ठीक है, तो आपने जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं वो 3 साल के लिए किए हैं, और उसके लिए आपको 3 साल के एंड पे आपने एन्यूटी का कोई फ्यूचर वैल्यू आ गया, एन्यूटी का अमाउंट आ गया। उसके बाद 2 साल उस एन्यूटी वाले जो अमाउंट के ऊपर 2 साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, सिंपल वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं हम। वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आपके पास हाथ में आई है वो 1 लाख गिवन है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसकी चीज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एन्यूटी का अमाउंट की बात करते हैं, वो कैसे आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें एन्यूटी का अमाउंट, तो उसके लिए मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट की अगर बात की तो एक्स हो गया, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, डेट इज, ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है वो हमें मालूम है 0.08 है, और हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, इधर है हमारे पास एन की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और क्या है, ये तो 3 साल के बाद जो मतलब सॉरी 5 साल के बाद मिला, ये तो 1 लाख रुपए, तो उसकी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 0.08 होल रेज टू द पावर 3, 3 साल के लिए हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0. यहाँ पर आएगा -1 होल डिवाइडेड बाय 0.08। ये आपके पास 3 साल के बाद एन्युइटी अमाउंट आ गया है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो है आपका 3 साल के बाद एन्युइटी अमाउंट आ चुका है। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे 2 साल का। वो कैसे लगता है, 1+R/100 डेट इज आई, है ना, R/100 या 8/100 लिख लो, होल रेज टू द पावर क्या आएगा 2, एंड डेट इज गिवन एज 1 लाख। ठीक है, कैलकुलेशन तो चलो हम बाद में कर लेंगे, बट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए हम डील क्या कर रहे हैं, डील किस से कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये बन गया x टाइम्स, और ये बन गया 1.08 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 1.08 बन गया, होल रेज टू द पावर 2 डेट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अब आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 1.08 की वैल्यू निकाली थी, डेट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x टाइम्स, तो यहाँ पर हम
1.260 आई थी आपकी, -1 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है। तो यहाँ पर है 1.08 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आप लॉग लगा के इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इसका शॉर्टकट से निकलेगा तो 11664, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, सॉरी 1 पॉइंट इस तरह से आ गया, ओके। दैट इज इक्वल टू 1 लाख, ओके। तो ये आपके पास बन जाता है, x की वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल टू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इक्वल्स, अच्छा लॉग हम कब कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम यूज़ नहीं कर पाते इसको, ठीक है। तो ये बन जाता है 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 4 0 और लगा दो, ठीक है, प्लस log 8, ठीक है, माइनस log 26, माइनस log 11664। तो log इसका क्या होगा, 10 रेस्ट पर 9 का log क्या होगा, डेट विल बी 9 log 10, log 10 तो 1 नहीं होता है ना। तो प्लस log 8 की वैल्यू क्या होगी, अगर log 2 की अगर वैल्यू मालूम है, जैसे 0.3010, तो log 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी 0.9030, ठीक है, 0.9030, ओके, ये log 8 की होगी। माइनस log 26 की वैल्यू क्या होगी, डेट वुड बी 1.415, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, सॉरी नहीं नहीं, यहाँ पर माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। ये log 26 आ गया, तो लास्ट में log 11664 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 04.0668, ठीक है, लॉग टेबल से मैंने चेक किया, ओके। तो ये आपके पास आ गई 4.0668 अप्रॉक्सीमेटली। 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 जंप्स बजेंगी, तो उसकी वजह से 4 आ रहा है ना। तो होपफुली वो आपको क्या कहते हैं, बेसिक्स जो है लॉग के पता होंगे, अगर नहीं मालूम तो आप इसके ऊपर भी वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाता है, that comes out to be 4.4212, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। जब एंटी लॉग लेंगे तो x रह जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 4.4212, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है, 4212 का अगर एंटी लॉग लेते हैं तो वो आ जाता है 2638 के करीब, ठीक है। तो 4 डेसिमल्स हम टुवर्ड्स राइट, यहाँ पर पॉइंट बाय डिफॉल्ट पॉइंट इधर होता है, 4 डेसिमल्स अगर हम शिफ्ट करेंगे तो डेट बिकम्स 26,380, ठीक है। तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट बनी, 3 साल इसने इतनी इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे की, और उसको एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसको 1 लाख रुपया मिला, ठीक है। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ लगा होगा क्वेश्चन का, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कंसेप्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पे, और वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए ज़रूर, कि हमने यहाँ पर क्या किया, 3 साल का एन्युटी अमाउंट निकाला, और उसको अगले 2 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के जो वैल्यू दी गई है 1 लाख, वो हमारे पास है, ठीक है। सीधा 3 साल वाला एन्युटी अमाउंट नहीं है, ठीक है, टोटल 5 साल का है, ऑलराइट।